कांग्रेस के नेताओं को अपनी वाहवाही लूटने में बड़ा मजा आता है और अगर वह नेता किसी राज्य का सीएम हो तो कहना ही क्या। लेकिन इसी वाहवाही के चक्कर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भरी महफिल में अपनी ही नहीं बल्कि पूरी सरकार की फजीहत करवा ली। असल में जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। अशोक गहलोत तब असहज हो गए जब अपने ही शासनकाल में पारदर्शिता का बखान कर रहे थे, लेकिन मौजूद शिक्षकों ने उनके सामने ही सिस्टम की पोल खोल दी। असल में अपने संबोधन में गहलोत ने वहां मौजूद शिक्षकों के ट्रांसफर्स को लेकर एक सवाल किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह सवाल को लेकर खुद ही घिर जाएंगे। हुआ ये कि अपने संबोधन में अशोक गहलोत ये बता रहे थे कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में किस तरह से उनकी सरकार ने पारदर्शिता बरती है। अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार के समय ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पैसे नहीं लिए जाते। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि बताइए, हमारी सरकार के समय ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसे लगते हैं क्या? सीएम गहलोत का इतना ही कहना था कि पूरे हॉल में हाँ हाँ गूंज उठा। शिक्षकों का जवाब सुनकर सीएम गहलोत भी असहज हो गए। उन्होंने कहा कि कमाल की बात है, पैसे लगते हैं। शिक्षकों का जवाब फिर से एक स्वर में हाँ था। शिक्षकों का जवाब सुनकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी झेप गए। सीएम गहलोत ने इसके बाद कहा कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं है। इसके बाद गहलोत ने कहा कि अगर आपसे कोई चाय पानी के लिए भी पैसे मांगता है तो हमें आकर बताओ। सीएम गहलोत ने हालात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि ये पहले की बात होगी, हमारे समय की नहीं। हमने सुना है कि अब तो विधायक आकर कहते हैं कि हमारे टीचर का काम करवा दो और काम हो जाता है। गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में टीचर्स का योगदान काफी सराहनीय रहा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सीएम गहलोत ने सम्मान पाने वाले शिक्षकों को ट्वीट कर बधाई भी दी और कहा कि शिक्षक ही समाज का निर्माता होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सलमान खुर्शीद अपनी नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर पहले से ही विवादों में फंसे हैं, लेकिन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर जो ताजा वीडियो शेयर किया वह सलमान खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बीजेपी तो हमलावर है ही, लेकिन अब कांग्रेस भी इस मामले पर दो फाड़ हो चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पहले ही किताब को बैन करने की घोषणा कर चुके हैं। देश में कई जगहों पर खुर्शीद के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया जिसकी शुरुआत उन्होंने शर्मनाक लिखकर की। इसके आगे उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया से ये वीडियो मिला है। इसमें सलमान खुर्शीद टुकड़ा टुकड़ा गैंग वाले देश विरोधी नारे लगाकर नादान बच्चों में राष्ट्र विरोधी संस्कार सिखा रहे हैं। आगे जाकर यही संस्कार राष्ट्र के लिए खतरा बनते हैं। क्या कांग्रेस का ये वास्तविक चेहरा है? दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सलमान खुर्शीद दिख रहे हैं। साथ में और भी कई लोग खड़े हैं, जिनमें से एक की गोद में छोटा बच्चा है। वह बच्चा जोर जोर से हमें चाहिए आजादी के नारे लगा रहा है। बच्चे के पीछे सलमान खुर्शीद और बाकी सब भी नारे लगाते दिख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की सनराइज ओवर अयोध्या नाम की किताब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हरम और आईएसआईएस के साथ की है। साथ ही उन्होंने हिंदुत्व से प्रभावित कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। खुर्शीद ने किताब में लिखा कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को अलग कर रहा है, जो हर तरह से आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम जैसे इस्लामिक संगठनों की तरह है। किताब लॉन्च के बाद से लगातार इसका विरोध हो रहा है। खुद कांग्रेसी भी उनके खिलाफ मुखर हो रहे हैं। कई प्रदेश में बुक को बैन करने का भी ऐलान कर चुके हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस पूरे फॉर्म में नजर आए और उन्होंने उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत और नवाब मलिक तक सबको जमकर सुनाया। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में जो हुआ वह साधारण घटना नहीं है, यह देश में अराजकता फैलाने के लिए किया गया प्रयोग है। केंद्र सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण करने की ये सोची समझी साजिश है। फडणवीस ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अन्याय के खिलाफ 26 अक्टूबर को त्रिपुरा में एक रैली निकाली थी। इस जुलूस और रैली में कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी पोस्ट वायरल कर अल्पसंख्यक समाज को भड़काया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हुई हिंसा के लिए कहां-कहां से फंडिंग हुई।
राज्य सरकार को इसकी पूरी जानकारी है। यही वजह है कि नवाब मलिक विपक्ष पर आरोप लगाकर कवर फायरिंग कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश का सबसे प्रगतिशील, समृद्ध और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। आज महाराष्ट्र में सरकार कहां है, ये पूछने की नौबत आ गई है। यहाँ सरकार का अस्तित्व कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्हें कोई मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। यहाँ का हर मंत्री खुद को मुख्यमंत्री मान रहा है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हम ऐसे वक्त में कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं जब राज्य में विश्वसनीयता का संकट हो गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब भाजपा की सरकार थी तो समृद्धि महामार्ग, मेट्रो, कर्ज मुक्ति, किसानों की मदद, डिजिटल इंडिया और औद्योगिकीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा होती थी। आज उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में चर्चा हो रही है तो गांजा यानी हर्बल तंबाकू, स्मोक, वसूली, स्थगन, बलात्कार, दंगा, फिरौती और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। यहाँ के हर विभाग में एक सचिन वजह है। महाराष्ट्र में कानून राज नहीं बल्कि घूस दो और राज करो का शासन है। उन्होंने आयकर विभाग के छापे और उसके बयान के आधार पर कहा कि महाराष्ट्र में 500 और 1000 करोड़ की वसूली अलग अलग विभागों में चल रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों के मुद्दे की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए ठाकरे सरकार को निर्लज्ज सरकार बताया। उन्होंने ठाकरे सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील की। फडणवीस ने सांसद संजय राउत की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि क्या थे तुम, क्या बन गए हो। मराठी कहावत का इस्तेमाल कर उन्होंने कहा कि हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास न तो इनामी संपत्ति है और न ही बेनामी। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और सुखबीर सिंह बादल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वजह यह है कि एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय और एक तरफ इनकम टैक्स विभाग ने सुखबीर बादल के करीबी मनप्रीत आयली के ठिकानों पर छापेमारी की तो दूसरी तरफ सुखपाल खैरा पहले से ही ईडी की गिरफ्त में है। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले ईडी और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाइयों से सियासत में खलबली मच गई है। इनकम टैक्स विभाग ने अचानक सुखबीर बादल के करीबी अकाली विधायक मनप्रीत सिंह अयाली के ठिकानों पर छापा मारा। अयाली सियासत के साथ रियल एस्टेट के भी बड़े कारोबारी हैं। इसके पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने सुखपाल खैरा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। सेंट्रल एजेंसीज इसे रूटीन कार्रवाई बता रही हैं, लेकिन सियासत के लिहाज से अचानक बढ़ी सख्ती को पंजाब चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 3.5 महीने बाद पंजाब में चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के नेताओं के लिए इसे सियासी इशारा कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक सुखपाल खैरा से ईडी पूछताछ कर रही है। अचानक उन्हें पूछताछ के लिए बुलाकर अरेस्ट भी कर लिया गया। चंडीगढ़ से गिरफ्तारी के बाद मोहाली कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की कस्टडी में भेजा है। खैरा कहते भी रहे कि वह पूरा सहयोग कर रहे थे, लेकिन अचानक गिरफ्तारी कर ली गई। ये कार्रवाई सिर्फ खैरा तक सीमित नहीं। ईडी जिस $1 लाख मामले की जांच कर रही है वह आम आदमी पार्टी से ही जुड़ा है। खैरा का कहना है कि वह अरविंद केजरीवाल के कहने पर अमेरिका गए थे, जहां ये उन्हें $1 लाख डोनेशन के रूप में मिले थे। उन्होंने ये डॉलर आम आदमी पार्टी को दिए थे। खैरा के जरिए सेंट्रल एजेंसीज आम आदमी पार्टी तक भी पहुंच सकती हैं, जो पंजाब चुनाव में सरगर्म होकर काम कर रही है। मनप्रीत अयाली लुधियाना के दाखा से विधायक रह चुके हैं। उन्हें सुखबीर बादल का करीबी माना जाता है। सियासत के साथ उनका रियल एस्टेट का भी बड़ा कारोबार है। उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुटबाजी में फंसी कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में तगड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद गुट के कई बड़े नेताओं ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा भेज दिया। जीएम सरूरी, विकार रसूल वानी, जुगल किशोर शर्मा, मनोहर लाल शर्मा, नरेश गुप्ता, गुलाम नबी मोंगा,
सुभाष गुप्ता, अमीन भट्ट और अनवर भट्ट जैसे पूर्व विधायकों और मंत्रियों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल को इस्तीफा सौंपा है। इस घटनाक्रम को गुलाम अहमद मीर को जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के लिए दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कई नेता पार्टी से नाखुश हैं क्योंकि मीर और उनका बेटा लोकसभा चुनाव और जिला विकास परिषद चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके उन्हें पद पर बनाए रखा गया है। इसके अलावा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस तथ्य की कथित रूप से उपेक्षा करने के कारण भी नाराजगी जताई है कि मीर के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। पूर्व मंत्री रसूल वानी ने कहा कि हम 7 साल से नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे हैं। यह अलग बात है कि शीर्ष कमान ऐसा नहीं कर रही है। गुलाम नबी आजाद उन 23 वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को पार्टी में नेतृत्व और उतार चढ़ाव को लेकर पत्र लिखा था। इस पत्र में कथित तौर पर कई सुझाव दिए गए थे, जैसे कांग्रेस कार्य समिति और राज्य स्तर सहित सभी स्तरों पर चुनाव कराना और एक स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण का गठन करना। इस साल की शुरुआत में फरवरी में गुलाम नबी आजाद को पीएम मोदी की प्रशंसा करने का विरोध का सामना भी करना पड़ा था। उन्होंने पीएम मोदी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया था और कहा था कि लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि कामयाबी की बुलंदियों पर जाकर भी कैसे जड़ों को याद रखते हैं। प्रधानमंत्री ने भी गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। उन्होंने आजाद के विदाई समारोह में उनके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए उन्हें सैल्यूट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कंगना रनौत और संजय राउत के बीच हुए विवाद के बाद अब फिर दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं। महात्मा गांधी को लेकर कंगना रनौत की टिप्पणी पर संजय राउत ने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कंगना के बहाने मोदी सरकार पर हमला किया। असल में कंगना रनौत ने कहा था कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देने से आजादी नहीं मिलती। 1947 में तो आजादी भीख में मिली थी। असली आजादी 2014 में मोदी सरकार आने के बाद मिली। कंगना की इसी बात के जवाब में संजय राउत ने कहा कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस रहा है। हम क्या कर रहे हैं? यह केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दूसरा गाल आगे करने जैसा ही है। कश्मीर में पंडितों की हत्याएं हो रही हैं और बहुत कुछ चल रहा है। यह सब मैडम को पता रहना चाहिए। ठीक है, कुछ विचार ऐसे हो सकते हैं जिनसे हमारे मतभेद हों। बाला साहब भी उनकी कई बार आलोचना कर चुके हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अग्रणी भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। महात्मा गांधी विश्व के नायक थे और हैं। मोदी जी भी राजघाट पर जाकर फूलमाला चढ़ाते हैं। विश्व और देश गांधी की विचारधारा से आज भी प्रभावित है और रहेगा। महाराष्ट्र बीजेपी की कार्यकारिणी सभा में देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा था कि अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव की हिंसा एक सोच विचार कर किया गया प्रयोग है और उद्धव ठाकरे सरकार इसमें सहभागी है। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन शिवसेना अनजान करने की होड़ में है। प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी कहा था कि बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना अब नहीं रही। बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार ने कहा था कि 24 कैरेट शिवसेना अब नहीं रही। संजय राउत ने इन सब का जवाब देते हुए कहा कि देश को असली खतरा नकली हिंदुत्ववादियों से है। ये लोग चुनाव आते हैं तो एक भी मौका नहीं छोड़ते कि कहीं ना कहीं दंगा हो जाए, माहौल बन जाए। दशहरा रैली में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नकली हिंदुत्ववादियों से सावधान रहने को कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में कहा था कि इस राज्य में मुख्यमंत्री हैं कि नहीं पता ही नहीं चलता। मंत्रिमंडल का हर सदस्य अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुनता। इसका जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा, जी हाँ, इस राज्य का हर नागरिक मुख्यमंत्री है। यह लोकतंत्र की जीत है। हर मंत्री और विधायक को भी लगना चाहिए कि वे मुख्यमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने न तो पंजाब का डीजीपी बदला और न ही नवजोत सिंह सिद्धू के मन का महाधिवक्ता नियुक्त किया और न ही नशे के धंधे वाली रिपोर्ट ही जारी की। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के दफ्तर पहुंचकर अपना कामकाज करने लगे। मतलब कि जिन बातों को लेकर सिद्धू ने इस्तीफा दिया था, अब उन्होंने खुद ही उन बातों को किनारे लगा दिया। लेकिन कामकाज संभालने के बाद सिद्धू ने इस बात के संकेत दे दिए कि टिकट बंटवारे में उनकी ही चलेगी और जो उनको पसंद नहीं है उनका पत्ता साफ होगा, चाहे वो मौजूदा विधायक हो या फिर मंत्री ही क्यों ना हो। नवजोत सिंह सिद्धू के इस कदम से पंजाब कांग्रेस में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनको अपने ऊपर टिकट कटने की तलवार लटकती दिखने लगी है, खासतौर से जो कैप्टन के करीबी या समर्थक विधायक रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेसी विधायकों में बेचैनी देखी जा रही है। सिद्धू ने संकेत दिए थे कि विधानसभा चुनाव में मेरिट के आधार पर टिकटें आवंटित की जाएंगी। लगभग सिद्धू के इस बयान के बाद 2 दर्जन से अधिक विधायक काफी बेचैन हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके सिर पर टिकट कटने की तलवार लटक गई है।
कांग्रेस हमेशा से सर्वे की रिपोर्टों के आधार पर टिकटें आवंटित करती रही है। इस बार लगभग 2 दर्जन विधायकों के अभी तक हुए विभिन्न सर्वे के अनुसार स्थिति अनुकूल नहीं है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई में साथ नहीं देने वाले विधायक सिद्धू के निशाने पर हैं। सिद्धू नहीं चाहते कि ऐसा कोई विधायक चुनकर आए जो उनके सीएम बनने की राह में बाधा बने, इसीलिए विधायकों में ज्यादा खलबली है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के टिकट सिद्धू की मर्जी से ही दिए जाएंगे, क्योंकि पंजाब में सिद्धू और दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सर्वे करवाता कौन है, सिद्धू या फिर राहुल गांधी? लेकिन इन सब के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह की सक्रियता भी सामने आएगी, क्योंकि कांग्रेस में भगदड़ मचाने का वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। इसीलिए जिनके टिकट सिद्धू काटेंगे उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी आराम से टिकट थमा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हिंदू बनाम हिंदुत्व को लेकर जारी कांग्रेसी बहस में मनीष तिवारी ने जोरदार एंट्री मारी और एक झटके में ही राहुल गांधी से लेकर सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर से लेकर राशिद अल्वी तक सबकी बोलती बंद कर दी। हालांकि मनीष तिवारी ने बिना किसी का नाम लेते हुए कुछ ट्वीट किए और सवाल किया कि मैं इस हिंदू धर्म और कांग्रेस में हिंदुत्व की बहस से भ्रमित हूँ। अगर मैं अपनी राजनीति को हिंदू धर्म या हिंदुत्व पर आधारित करना चाहता हूँ तो मुझे हिंदू महासभा में होना चाहिए। अगर मैं इसे इस्लाम पर आधारित करना चाहता हूँ तो मुझे जमाते इस्लामी में होना चाहिए, फिर मुझे कांग्रेस में क्यों होना चाहिए? मनीष तिवारी का सवाल ऐसा है जिसका जवाब देने की जगह राहुल गांधी से लेकर सलमान खुर्शीद तक के लिए आसान नहीं होगा। मनीष तिवारी ने इशारे में राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर से पूछा कि समय हमेशा गलत क्यों होता है? ये लोग जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है वे हमें चुनाव से पहले मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? मनीष तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को लंदन में बैठकर भी बहस क्यों छेड़नी पड़ी? इसने भाजपा को मौका दे दिया। टीएमसी और सपा जैसे अन्य दलों को देखें, वे इससे दूर रहते हैं, जिसमें संघ की तुलना आतंकवादी संगठनों आईएसआईएस और बोको हरम से की गई है। संघ को भले ही एक धार्मिक संगठन के रूप में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन यह हिंदू धर्म के दर्शन का समर्थन करता है और कोर हिंदू वोटर भी इसके साथ है। संघ पर हमला राहुल गांधी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन अन्य कांग्रेस नेताओं को यह अजीब लगता है। जिस दिन खुर्शीद और राशिद की टिप्पणियां लोगों तक पहुंची, उसी दिन उत्तराखंड के एक मंदिर में मुख्यमंत्री उम्मीदवार हरीश रावत को माथे पर भस्म लगाए देखा गया। रावत ने कहा कि हिंदू धर्म पर भाजपा का विशेषाधिकार नहीं है, मैं हिंदू हूँ। वे इसका इस्तेमाल लोगों को बांटने के लिए करते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल एकजुट करने के लिए करते हैं। फिलहाल कांग्रेस इस मामले पर बटी हुई दिखती है। गुलाम नबी आजाद ने खुर्शीद से असहमति जताते हुए एक बयान जारी किया कि मुझे लगता है कि संघ की तुलना आईएसआईएस से करना अनुचित और उतावलापन है। वह अपनी पार्टी को संकट से बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में धर्म एक अहम तत्व है। ऐसे में इस मुद्दे से समाजवादी पार्टी भी बच रही है। उधर जब राहुल गांधी इस बहस में उतरते हैं तो लोगों का ध्यान राज्य प्रभारी प्रियंका गांधी की ओर जाता है। दुर्गा स्तुति का जाप और काशी मंदिर जाना इस बात का सबूत है कि कांग्रेस धर्म की बहस में सही पक्ष रखना चाहती है। हालांकि पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि वो मुसलमानों को अलग थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकती। पिछले कुछ वर्षों में यह बड़ा वोट बैंक कांग्रेस से मुंह मोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जो विवाद शुरू किया, अब उसमें प्रियंका वाड्रा भी सामने आ गई। उत्तर प्रदेश में वोट के लिए तुलसी की माला हाथों में लपेटे मंदिर चक्कर लगा रही प्रियंका वाड्रा ने सलमान खुर्शीद के विवादित बयान की निंदा नहीं की। प्रियंका वाड्रा ने बस टालते हुए इतना ही कहा कि यह उनकी निजी राय है। इतना कहकर प्रियंका वाड्रा ने मामले से पल्ला झाड़ लिया। प्रियंका ने बस इतना ही कहा कि सलमान खुर्शीद का बयान उनकी निजी सोच है, ये जरूरी नहीं कि हर कोई उससे इत्तेफाक रखे। हालांकि प्रियंका वाड्रा ने राहुल गांधी, राशिद अल्वी और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं के बयान पर भी कुछ नहीं कहा। मतलब साफ है कि प्रियंका वाड्रा नहीं चाहती कि कांग्रेस खुलकर सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं के बयान का खंडन करे, क्योंकि ऐसा करने से लपेटे में राहुल गांधी भी आ जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि वह अपनी आस्था के मुताबिक मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जाती हैं। इसी के तहत आज उन्होंने चित्रकूट में कामतानाथ की 5 किलोमीटर लंबी प्रक्रिया की है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स में आतंकवादी संगठन बोको हरम और आईएसआईएस की तुलना हिंदुत्व से की है, जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।